बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू किया होगा। इस बीच में मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला लगातार, तो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है कि क्या 12th क्लास को छोड़ दिया गया। नहीं बच्चों, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, चांस ही नहीं है कि आपको छोड़ दूँ। आपकी सुविधा के लिए मैंने मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिया है। साइंस पब्लिकेशन का मॉडल टेस्ट पेपर है, ये 10 मॉडल टेस्ट पेपर है जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए हैं। अभी तक अपन ने ऐसा ही किया। अब हम एक एक मॉडल टेस्ट पेपर को उठाएंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। बड़े सवाल आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उनको किस तरीके से करते हैं। मैं ये करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन बड़े क्वेश्चंस के लिए वीडियो डाल दूंगा कि हाँ ये वाला वीडियो है, ये देख लीजिएगा, इससे एक ये बड़ा सवाल आपका हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वहां पर आपको बड़े क्वेश्चंस के लिए वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ये बात। दूसरा, न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का इशू रहता है, छोटे सवालों का इशू रहता है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये भी है कि बच्चे इस तरीके की जो पब्लिकेशन है स्टैंडर्ड ऑथर नहीं है, ये बात और ध्यान रखें। जैसे साइंस पब्लिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ एक अच्छा पब्लिकेशन है नो डाउट, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब इनमें छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं या फिर एक आध भाग आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। ठीक है, तो उसको अपन स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए तो पहला मॉडल टेस्ट पेपर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी ने कर लिए, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 2 से लेकर 8 तक के सवालों को मैं आपको अच्छे से सॉल्व करवाता हूं। देखिए सवाल क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। सिंगल लाइन क्वेश्चन है बच्चों। पहला, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। देखो दूसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले तो धनावेश बोल रहा है ना, तो हमने लिखा ये धनावेश मान लीजिए, प्लस का आवेश। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचते हैं आप सभी को पता है, तो ऐसी लाइन बना दो, सीधी सीधी लाइनें बनाओ। और फिर सभी में तीर का निशान कहाँ की ओर दर्शाना है आपको बच्चों, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। और कोई होशियार की पूछड़ी मत बन जाना कि जो बढ़िया दिखाने के लिए सर देखो मैं ऐसा बना के आया हूं। अरे ऐसा मत कर देना, ये ऐसे अगर ऐसे डैश 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 लाइन बना दी ना गलत हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है बच्चों, सतत रेखाएं होती है। ये कैसी रेखाएं होती है, ये सतत रेखाएं होती है। तो इसको पूरा का पूरा बनाओगे आप, पूरी लाइनें खींचनी है, पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, पूरी लाइन खींचिएगा, एक सीधी लाइन खींचिएगा, है ना, सीधी सीधी लाइनें खींचनी है। फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में धारामापी तथा सैल का स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। किसका, धारामापी और सैल का, जो कि कहां पे लगे होते हैं, विकर्ण तो लगे हुए होते हैं। ठीक है, स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर सेतु संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो समझिए कि इनकी स्थिति कहाँ है। मैंने आपको पहले बताया कि धारामापी एक विकर्ण पे लगती है और दूसरे विकर्ण पर सैल लगता है, यही होता है। आप सभी ने व्हीट स्टोन सेतु पढ़ रखा है। अब वो बोल रहा है कि यदि व्हीट स्टोन सेतु की बात कर रहा है, हाँ, यदि इन दोनों की स्थिति को चेंज कर दिया जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर की जगह तो सेल लगा दो और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो क्या संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आंसर है नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो दोनों विकर्ण लगे हुए थे, अभी भी वो विकर्ण ही लगे हुए हैं। हाँ विकर्ण चेंज हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लगे हुए तो विकर्ण ही है, तो उनकी स्थिति एक तरीके से एक ही रही। तो ये बात ध्यान में रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर चौथा देखिए, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। चौथा बहुत सही सवाल है। देखिए सवाल को अगर मैं तरीके से नहीं पढ़ता तो गलती करने के पूरे चांसेस हैं। पहले तो सवाल को अपन पढ़ते हैं। आवेश Q है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में v वेग से गति कर रहा है, तो बल ज्ञात करना है। तो हमने बोला कि उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, क्या भाई, F बराबर QVB साइन थीटा। मेरा पहला आंसर तो यही होता, लेकिन जब लाइन को हम पूरा पढ़ते हैं तो बोलता है कि वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में v वेग से गति करता है।
मतलब आवेश जो है बी की दिशा में ही जा रहा है, मतलब वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर है। अगर समांतर है तो फिर थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा का मान 0 तो साइन 0 है ना, तो ये होगा क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, 0। ये नहीं है आंसर, ये है आंसर। पता चल गया, सवाल को अच्छे से पढ़ें। आगे देखिए, पता चला ना कितना आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा था। फिर पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। ये चीज अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि अगर एकल ध्रुव होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या होता बच्चों, समाकलन B सदिश डॉट ds सदिश। ठीक है, समीशन q की जगह लिखेंगे समीशन m, और नीचे एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखेंगे म्यू नॉट। ये होता म्यू नॉट समीशन m होता, लेकिन है नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा देखिए, यदि किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1/4 कर दी जाए, प्रारंभ की कितनी कर दी जाए, 1/4 कर दी जाए, तो उसकी विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि विभेदन क्षमता जो है वो विभेदन सीमा की उल्टी होती है, व्युत्क्रम के तुल्य होती है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो अगर आप इसे 1/4 कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, तो फिर विभेदन क्षमता 4 गुनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो हम लिखेंगे कि ये पहले तो ये लिखोगे, अतः विभेदन क्षमता 4 गुनी हो जाएगी। विभेदन क्षमता को रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं, विभेदन क्षमता को क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए मैं एक बार के लिए वीडियो चेक कर लेता हूं कि लिखा हुआ सही दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, चलो अभी तक ठीक ही चल रहा है ना, आगे चलते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, 7वां सवाल है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं क्यों उपयुक्त होती हैं। बहुत सही बात है। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि हम सीजियम सोडियम इनका उपयोग करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में। क्यों करते हैं, क्योंकि क्षारीय धातुओं के लिए कार्यफलन का मान कम होता है। सवाल का आंसर पता चल गया, कार्यफलन कम है तो इनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी क्या हो जाएगा बच्चों, आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर है ये 7वां, क्योंकि ध्यान रखिए, क्योंकि क्षारीय धातुओं हेतु कार्यफलन का मान कम होता है, अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव हो पाता है। अब मेरी तो 4 लाइनें बन गई, लेकिन आप लिखोगे तो 1 लाइन के अंदर सिमट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। आगे देखिए 8वां, नोट द्वार की सत्यमान सारणी बनाइए। नोट द्वार क्या करता है, उल्टा ही तो करता है ना। चलो मैं इसका प्रतीक चिन्ह और बना देता हूं, एग्जाम में बना के नहीं आना है, जितना पूछा है उतना ही करोगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ए है तो यहाँ पर ए बार आता है, वाई बराबर क्या आता है, ए बार आता है। सत्यमान सारणी में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इनपुट और आउटपुट के लिए बनाना पड़ता है कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आप लिखोगे इनपुट निवेश और यहां लिखोगे आउटपुट निर्गत। फिर इनपुट में क्या दे रहे हो, ए,
आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए बार, और दो ही कॉम्बिनेशन है नॉट गेट के लिए। 0 देते हो तो 1 मिलता है, और 1 देते हैं इनपुट में तो आउटपुट में 0 मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ यही बना करके आना था। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया 8 सवाल। अब देखो आगे 9वां सवाल देखिए। ये 3 सवाल ऐसे आएंगे जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले सवाल आएंगे। चांसेस ये भी हैं कि ये सवाल अटक जाते हैं, सामान्यतः ये सवाल अटक जाते हैं, लेकिन जो आपकी बोर्ड में पेपर आएगा ना बच्चों, वो आपको अटकाएगा नहीं। बता देता हूं, क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले सवाल में हम एक्चुअल फैक्ट को देते हैं। एक्चुअल फैक्ट समझ रहे हो, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, वैसा ही फैक्ट दिया जाएगा, ऐसे ही कोई रैंडमली कोई चीज नहीं उठाई जाएगी, वो फैक्ट ही यूज किए जाएंगे जिसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बहुत बार का मतलब आपकी आंखों से 2 से 3 बार वो चीज निकली होगी जब आपने क्वेश्चंस को डील किया होगा। बहुत सारे सवाल पढ़े होंगे इस बीच में, तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन। 9 में क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर की दिशा को व्यक्त करती है। उस बिंदु पर रिक्त स्थान है की दिशा को। देखो, विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उन पे अपन क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, और वो स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रतीत करती है, क्या बताती है हमें। आप सभी को पता होना चाहिए कि वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहा हूं, तो खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इतना ही लिख करके आए, काम हो जाएगा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र लिखना पड़ेगा आपको, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। आगे देखिए 10वां, क्यूरी ताप लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए वह ताप है जिसके नीचे लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में तथा जिसके ऊपर वह, देखो आप सभी को पता है क्यूरी, अब इसने लाइन ही चेंज करी है, लेकिन क्यूरी ताप आप सभी को पता है कि क्यूरी ताप वो ताप है जिस पर या जिसके ऊपर, ठीक है, कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में। क्लियर है ये बात तो, ठीक। तो वही वो बोल रहा है कि इससे कम तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ में, और इसके ऊपर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में। कौन से में बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ। मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि वही सवाल आएंगे जो आपने बहुत बार डील किए होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में रहता है। 11वां देखिए, आगे रिक्त स्थान है। वह युक्ति है जो सिग्नल को ग्रहण करके उसे आवर्धित करती है तथा उसका पुनः प्रसारण करती है। मतलब एक ऐसी चीज जो ग्रहण भी करे, मतलब रिसीव भी करे, और फिर उसको वापस से भेज दे, है ना, आवर्धित करके वापस से भेज दे, ट्रांसमिट कर दे। एकमात्र ऐसी युक्ति है। कौन सी बच्चों, कौन सी, हम बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर सिग्नल को ग्रहण भी करता है, आवर्धित भी करता है, और फिर ट्रांसमिट भी कर देता है, यही करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, रिपीटर। ठीक है, आप पुनरावर्तक, है ना, पुनरावर्तक बोलते हैं रिपीटर्स को हिंदी में। फिर खंड ब में चलिए, खंड ब में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम डील करते हैं। इसमें मेरे को मोस्टली न्यूमेरिकल ही दिखाई दे रहे हैं। 12वां सवाल इसका, खंड ब, और अलग से प्रदर्शित भी होना चाहिए। 2 लाइन का गैप इधर, 2 लाइन का गैप इधर, ताकि 4 लाइन के गैप में बीच में ही लिखा हुआ हो, अगले को पता होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर, वोल्टता V बराबर कितना दे रखा है, 50 साइन 314t, और धारा I बराबर कितना दिया हुआ है, √2 साइन 314t प्लस फाई या फिर थीटा लिखा हुआ है, फाई है, एम्पियर है, ये तो वोल्ट में है और ये एम्पियर में। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला है प्रतिबाधा, दूसरा है धारा का IRMS मान। बहुत सिंपल हो गया भाई। देखो सबसे पहले मैं प्रतिबाधा के ऊपर चलता हूँ। प्रतिबाधा क्या होती है, Z होती है, और ये प्रतिरोध की भांति होता है, तो V/I का कॉन्सेप्ट है।
तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, Vm बटा Im भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला काम करेगा। Vrms बटा Irms भी लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा। और प्रतिबाधा का कोई भी आपको फॉर्मूला पता हो, कोई भी का मतलब ये है कि आपको अगर RL परिपथ पता है तो RL परिपथ का प्रतिबाधा का फॉर्मूला लगाए, RLC परिपथ पता है तो RLC परिपथ का प्रतिबाधा का फॉर्मूला लगाए। कंडीशन अप्लाइड वो चीजें आपको दी होनी चाहिए। मेरे को यहाँ पर जब मैं सवाल को पढ़ता हूं तो मेरे को पता चलता है कि V के लिए Vm है और I के लिए Im है, दोनों चीजें हैं, मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। Vm का मान कितना बच्चों 50, I का मान कितना √2, प्रतिबाधा क्या होती है प्रतिरोध की भांति होती है तो ओम आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, 25 गुणा 2 लिख सकते हैं, सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 25 √2 ओम। इतना छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसका दूसरा सवाल देखिए, इसका दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है वो, I बराबर √2 sin 314t + 5 है, तो आपको Irms ज्ञात करना है, Irms ज्ञात करना है। Irms क्या होता है, Im बटा √2 होता है क्या देवताओं, यही पढ़ा है हमने। Im का मान कितना है √2 है, और इसमें √2 का भाग लगाओ, कितना आएगा 1 एम्पियर। क्लियर, डन। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो दोनों थे, ये भी आ गया और ये भी आ गया, मात्रक लगाना न भूलिएगा। तो ये दो नंबर ऐसे आ गए, एक नंबर इससे, एक नंबर इससे। आगे देखिए 13वां सवाल, एक बार के लिए वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं और आप भी उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा चाहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन होता है 13वां सवाल, किसी धातु का कार्यफलन फाई बराबर कितना दे रखा है 3.31 गुणा 10 की घात, नहीं आगे वो लिखा हुआ है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ठीक है। कोई, तो इसकी दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। बहुत सिंपल हो गया, कार्यफलन फाई नॉट होता है और ये क्या होता है h न्यू नॉट होता है, बराबर कितना 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो फिर न्यू नॉट जो आपको ज्ञात करनी है दहली आवृत्ति, वो क्या हो जाएगा 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 में h का भाग लगेगा, है ना। और h क्या होता है बच्चों 6.62 गुणा 10 की घात -34, ठीक है। इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, इसको काटोगे तो 0.8 बार। सॉल्व कर लीजिएगा, मात्रक जो भी आए, मात्रक हर्ट्ज लगाना है, कैलकुलेशन जो भी आए वो देख लीजिएगा, पता चल गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14वां देखिए 14, किसी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को समझाइए। आप सभी को पता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, यह जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही स्थायी होता है। वास्तविकता में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या का अनुपात होती है। आप चाहें तो लिख करके आ सकते हैं, EBN से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है EB डिवाइडेड बाय A। फॉर्मूला लिख करके आ जाइएगा, ठीक है, फॉर्मूला लिख करके आ जाइएगा। तो हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या का अनुपात है, नाभिक के स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, जितनी अधिक होगी नाभिक उतना स्थायी होगा, ठीक है। वैसे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डीप में नहीं पूछेगा, पूछना था तो 1 नंबर का सवाल पूछ लेता, 2 नंबर में नहीं आना चाहिए। 15वां देखिए, 12 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग, ये लो वाहक तरंग के लिए आयाम दे रखा है, वोल्टता में है तो मैं V लिखूंगा, और वाहक तरंग क्या होती है कैरियर वेव होती है तो C लिखते हैं, ठीक है। Vc का मान कितना 12 वोल्ट। वाहक तरंग का उपयोग एक संदेश सिग्नल के प्रेषण के लिए किया जाता है। मॉड्यूलन सूचकांक 75% होने के लिए मॉड्यूलक सिग्नल की शिखर वोल्टता ज्ञात करो। मॉड्यूलक सिग्नल की शिखर वोल्टता Vm,
कब? जब मॉडुलन सूचकांक या तो m लिख लो या म्यू लिख लो, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना हो 75%। 75% मतलब 3/4। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मॉडुलन सूचकांक बराबर क्या होता है, Vm डिवाइडेड बाय Vc होता है। तो फिर Vm बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू Vc होगा क्या, m का मान कितना 3/4 और Vc का मान कितना 12। देखो भाई कितना आएगा, 3 बार 9 वोल्ट आएगा क्या, 9 वोल्ट लगा लीजिएगा। Vm मॉडुलक सिग्नल का आयाम। आगे देखिए, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबद्ध, ये लो, ये मैंने आपको बोला भी था, व्हीटस्टोन सेतु याद करना है और किरचॉफ के नियम से संतुलन निकालना है। देखो सेकंड में वही है। फिर मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी को पता है व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं, उसका व्यंजक प्राप्त करना है, ये अपन ने किया है बहुत अच्छे से। बायो सावर्ट का नियम भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताया था, और सीधे और परिमित तार के लिए भी मैंने आपको बोला था कि याद कर लीजिएगा, आएगा सवाल। फिर धारामापी इसके अथवा में है, धारामापी का सिद्धांत समझाते हुए सुग्राहिता और दक्षतांक के लिए व्यंजक प्राप्त करो। धारामापी भी अपन ने किया है ना, सुग्राहिता और दक्षतांक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ये बात ध्यान में रखना। धारा, सुग्राहिता और दक्षतांक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और इन सभी के वीडियो में ऑल एंड ऑलमोस्ट लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करने के लिए दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की तीव्रता, जो व्यतिकरण कर रहे हैं ना, उनकी तीव्रता दे रहे हैं। हाँ भाई, 18वां सवाल है ये। तो व्यतिकरण करने वाली तरंगों की तीव्रता I1/I2 का अनुपात कितना है, 1:4 है। ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं के मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता के अनुपात ज्ञात करो। तो देखो ये कुछ ऐसा पूछ रहा है, ये कुछ ऐसा पूछ रहा है कि I मैक्सिमम और I मिनिमम, इसका अनुपात क्या होगा। करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका जो मेरे को सिंपल रखता है वो, और एक तरीका जिससे ये बहुत जल्दी हो सकता है वो। ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं जिससे ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, अगर आप यहां से इसको देखते हैं तो आप गौर करेंगे कि I2 बराबर जो है वो होगा 4I1। क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। तो फॉर्मूला पता है तो काम हो जाएगा। तो I मैक्सिमम बटा I मिनिमम बराबर, आपने एक जगह पढ़ा होगा कभी कि ये होता है √I1 प्लस √I2 और उसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। I मैक्सिमम ऐसे ही लिखते हैं, I मिनिमम क्या होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो ज्यादा होता है उसे पहले लिखते हैं, जो कम होता है उसे बाद में। यहाँ पर जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे को पता चलता है कि I2 ज्यादा है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, √I2, समझना I मिनिमम के लिए लिख रहा हूं, √I2 माइनस √I1 और उसका क्या, होल स्क्वायर। आप चाहे तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, क्यों, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे होल स्क्वायर है। देखो काम करो, I1 की जगह तो I1 ही लिखो, तो ये होगा √I1 प्लस √I2, I2 की जगह कितना लिखना है 4I1 और इसका क्या रूट लगाओ और होल स्क्वायर भाग क्या होगा, देखो √I2 की जगह कितना 4I1 माइनस I1, ऐसा ही तो बोल रहा है ना, √I1 तो √I1 की जगह √I1 ही लिखना है और इसका क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, √I1 ऐसा का ऐसा रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहां पर देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2√I1, मैथमेटिक्स थोड़ी सी सही होनी चाहिए, और इसका क्या स्क्वायर भाग, यहां पे देखो ये हो जाएगा 2√I1 माइनस √I1, ठीक है, और इसका भी क्या होल स्क्वायर। गौर कीजिए, √I1 प्लस 2√I1 3√I1 हो जाएगा। ये हुआ I max डिवाइडेड बाय I मिनिमम बराबर 3√I1 बटे, नीचे देखो 2√I1 माइनस √I1, ये हो जाएगा √I1।
ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और यहाँ पर आएगा i1, इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ i1 आएगा। अरे यही तो है, ये कैंसिल, कितना आएगा 9/8। क्लियर। एक पैटर्न तो ये है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न जो मेरे को सही लगता है या अच्छा लगता है वो बताता हूं। ये तो क्लियर हुआ। चलिए अब जो मेरे को सही लगता है वो बता रहा हूं आपको। देखिए इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, के a1 का स्क्वायर बटे के a2 का स्क्वायर। भाई तीव्रताओं का अनुपात तो इसी तरीके से लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला, ये 1/4 है, के से के गया तो कुल मिलाकर के a1 बटा a2 का होल स्क्वायर। बच्चों कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बताओ? लिख सकते हैं ऐसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो ये क्या होगा, ये होगा a1 बटा a2 बराबर कितना 1/2। तो कुल मिलाकर के अगर आप a2 निकालोगे ना तो a2 बराबर कितना होगा 2a1। अब इससे कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्यों भाई? देखो अब मेरे को i मैक्सिमम बटा i मिनिमम चाहिए ना, तो हमने लिखा i मैक्सिमम बटा i मिनिमम। अब देखो कितना सिंपल होगा, i मैक्सिमम का फॉर्मूला k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और ये के a1 माइनस a2 या फिर a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, कैसे के कैंसिल, a1 प्लस a2, a1 तो ऐसा कैसा और a2 का मान कितना 2a1, तो मैं लिखूंगा a1 प्लस 2a1 बटे ऊपर स्क्वायर लगा दो a2 माइनस a1, a2 कितना है 2a1 माइनस a1 और इसका क्या होल स्क्वायर, ऊपर देखो 3a1 का स्क्वायर नीचे a1 का स्क्वायर, कितना होगा भाई 9a1 का स्क्वायर बटे a1 का स्क्वायर कैंसिल 9/1। बताओ आया नहीं आया? उतना ही आ रहा है। हाँ 2 लाइनें ज्यादा लिखनी पड़ी लेकिन इससे गलती होने की संभावनाएं नगण्य है। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए हो गया ये डन। ओके अब आगे देखो, आगे कौन सा न्यूमेरिकल है इसमें। ओके इसका अथवा भी एक न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया। ये क्लियर हुआ ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी हुई? ठीक, मैं वीडियो चेक करूं क्या एक बार के लिए? ओके ठीक है, काम है ना अभी? हाँ आगे देखिए, सवाल अच्छे हैं और मैंने आपको कहा भी था कि इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना। आगे देखिए, व्यतिकरण में इस तरीके के सवाल तो तैयारी कर लीजिए। 18वें का अथवा देखो भाई क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य देखिए कितनी, 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर। ऑलराइट, का प्रकाश 24 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर चौड़ाई की स्लीट पर अभिलंबत आपतित होता है। स्लीट की चौड़ाई स्मॉल डी या फिर ए, चूंकि एक ही स्लीट है मतलब मेरे को पता चल गया विवर्तन पैटर्न है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 24 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। बहुत बढ़िया भी। केंद्रीय उच्च से प्रथम तथा द्वितीय निम्नस्थ की कोणीय स्थिति ज्ञात करो। देखो कोणीय स्थिति भी आपको विवर्तन में ही पूछेगा, और किसकी पूछ रहा है वो देखो, प्रथम और द्वितीय निम्नस्थ की स्थिति पूछ रहा है। देखिए प्रथम निम्नस्थ, वैसे निम्नस्थ की स्थिति क्या लिखते हैं हम, आप सभी को पता है साइन थीटा n इज इक्वल्स टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय a होती है। तो कोणीय स्थिति अगर थीटा का मान बहुत कम हो तो हम लिखते हैं थीटा n बराबर लगभग बराबर होता है n लैम्डा डिवाइडेड बाय। ध्यान रखिए, ठीक। जब मैं बोलूं ये निम्नस्थ के लिए कंडीशन है, ध्यान रखना। तो हमने लिखा प्रथम निम्नस्थ हेतु, प्रथम निम्नस्थ हेतु क्या होगा थीटा 1, थीटा 1 तो 1 रखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय a। लैम्डा और a का मान है आपके पास में, फिर मान रख के काम कंप्लीट कर लोगे ना देवताओं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेडियन लगा लीजिएगा, मात्रा क्या लगाओगे रेडियन लगाइएगा। ठीक है, द्वितीय निम्नस्थ हेतु,
द्वितीय निम्नलिखित हेतु हम लिखते हैं थीटा 2 बराबर क्या बच्चों 2 लैम्डा डिवाइड बाय ए। तो जो भी ये आए उसको 2 से गुणा कर दीजिएगा और मात्र क्या लगाओगे रेडियन लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। आगे देखिए 19वां, और मेरे को 19वां भी एक न्यूमेरिकल ही दिखाई दे रहा है। ओके चलो सॉल्व करते हैं। खूब ज्यादा सवाल हो गई तो, है ना। इतने सारे न्यूमेरिकल वैसे आते नहीं है बोर्ड पेपर में कि लगातार न्यूमेरिकल की सीरीज या बहुत सारी कर दे, क्योंकि ऊपर 2-2 नंबर के भी न्यूमेरिकल दिए हैं, 3-3 नंबर में भी न्यूमेरिकल ही चल रहे हैं। ऐसे चांसेस कम रहते हैं, नगण्य रहता है, ऐसा कोई बोर्ड का पेपर है नहीं वैसे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम तथा तृतीय रेखाओं के संगत तरंग संख्याओं का अनुपात, सवाल अच्छा है कि संगत तरंग संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य का अनुपात नहीं है, तरंग संख्याओं का अनुपात है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए तरंग संख्या जो होती है वो 1/λ होती है। फिर हमने लिखा 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यही तरंग संख्या है बच्चों, यही क्या है तरंग संख्या। 1/λ क्या होती है तरंग संख्या होती है, जिसे हम कुछ न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। तो पहली रेखा के लिए और तृतीय रेखा के लिए n1 का मान लाइमन के लिए फिक्स है 1 है। पहले केस में मतलब पहली रेखा के लिए n2 का मान रखेंगे 2, और दूसरे केस में जब वो तीसरी लाइन की बात कर रहा है तो लाइमन को समझो बच्चों, ये n1 बराबर 1 है, फिर ये 2 3 4, पहली रेखा यहां से, दूसरी रेखा यहां से, और तीसरी रेखा यहां से। तीसरी रेखा कहां से है 4 से, तो n2 की वैल्यू कितनी 4। बात समझ में आ गई है, तीसरी रेखा है ना। तो सबसे पहले मैं अगर पहली रेखा के लिए फॉर्मूला लिखूं तो मैंने इसको लिखा 1 बराबर क्या r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर होगी। और अगर तीसरी रेखा के लिए लिखता मैं, तीसरी रेखा के लिए तो ये लिखते r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ऐसा ही समझाया था मैंने आपको। और इनका अनुपात पूछ रहा है, ये लो अनुपात, r से r की रामायण कैंसिल। सॉल्व करो, 1 माइनस 1/4 है ऊपर, जबकि नीचे क्या है 1 माइनस 1/16 है शायद, यही है ना। 1 में से 1/4 को घटाओगे कितना आएगा देखता हूँ, बताओ 3/4 है ना। और 1 में से 1/16 को घटाओगे तो 15/16 मेरे हिसाब से तो यही है। और आप कैलकुलेशन प्लीज देख लीजिएगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा 3/4 को गुणा किया किससे 16/15 से, 4 चौक 16 3 पंजा 15 कितना आएगा 4/5। और कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चों, प्लीज कैलकुलेशन देख लीजिएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कई बार पता नहीं चलता है और मेरे को सही सही दिखाई देता है सब कुछ, इस कारण कैलकुलेशन मिस्टेक हो। आप देखोगे, आप सामने से दिखाई दे रहा होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एरर है या नहीं है। वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन है भी तो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही है, समझ में आ गया ना। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि n2 की वैल्यू कहां से रखोगे। आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण n बराबर 3 से n बराबर 2 में होता है। ऊर्जा का संक्रमण मतलब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है। उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। लो भाई, हो गया क्या, हुआ क्या। n1 का मान तो 2 है और n2 का मान 3 है ना। 3 से 2 में आ रहा है ना, तो इसका मतलब n1 का मान क्या है 2 है और n2 का मान क्या है 3 है। उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या यह फोटोन दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। बताओ क्यों, क्यों दिखाई देगा? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, मेरे हिसाब से बामन श्रेणी को प्रदर्शित करेगा। बामर को, बामन नहीं, बामर श्रेणी को प्रदर्शित करेगा। और बामर श्रेणी कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से भाग में आती है? दृश्य प्रकाश के भाग में। किसमें? दृश्य प्रकाश के भाग में। तो फिर दिखाई देगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि यह दृश्य भाग में आता है, तो दिखाई देना चाहिए। चलो, और इसका काम कैसे होगा तरंग दैर्घ्य का? 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर।
सॉल्व कर लीजिएगा। कर लोगे देवता हूँ, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से कर देता हूँ मैं। आर 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा आर कितना होगा, 9 चौक 36, 9 माइनस 4 5, ये 1/λ है। तो फिर लैम्डा क्या हो जाएगा, 36/5 गुणा 1/8। 1/8 सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करो, काम खत्म करो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 19वां सवाल हो गया। 20वां सवाल, खंडदय प्रवर्धन से क्या तात्पर्य, ये मैं आपको देखो, ट्रांजिस्टर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये ट्रांजिस्टर का सवाल है, ऊपर और नीचे प्लीज कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की चकती के लिए चांसेस कम है कि आए। ये वैसे वलय के लिए आना चाहिए था, लेकिन तो भी चकती के लिए विद्युत वाहक बल का सूत्र याद कीजिए। 4 नंबर में तो वैसे कभी भी नहीं आएगा ये सवाल। तो भी कितना होता है, BAF होता है। वलय के लिए और चकती के लिए BAF ही होता है, ध्यान रखिएगा। फिर अनुनादी परिपथ क्या है, LCR अनुनाद के लिए आवश्यक परिपथ बनाइए। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक आप सभी को पता है, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक क्या होता है, FR = 1/2π√LC। और प्रतिबद्ध क्या है अनुनाद का, XL बराबर क्या होना चाहिए, XC होना चाहिए, ये प्रतिबद्ध है। और शक्ति गुणांक का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कलांतर का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे प्रतिबद्ध में आएंगे। 22वां, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखो, ये वाला सवाल सभी को पता होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण आना ही चाहिए। P = Q × 2A लिख कर क्या होगे बकायदा। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा, आप सभी को पता है निरक्ष रेखा पर कैसे करोगे, है ना, KP / क्या आएगा, R³ आएगा। पूरा कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगला देखिए, स्थिर वैद्युति के लिए गाउस का नियम आएगा बच्चों, और उसका एक अनुप्रयोग आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। फिर अचालक समतल चादर के कारण कितना, σ/2ε0 होता है क्या विद्युत क्षेत्र, यही पूछेगा आपको। हाँ, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निर्गत विद्युत फ्लक्स। मैं 22वें सवाल की बात कर रहा हूँ देवता हूँ, और बोल रहा है इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स। Q1 का मान कितना भाई, 2 माइक्रोकूलम। Q2 का मान कितना बच्चों, -1 माइक्रोकूलम। बताओ भाई समीशन Q कितना हुआ, समीशन Q = Q1 + Q2, बीजगणितीय योग होता है। Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 1 माइक्रोकूलम माइनस का, तो कितना आएगा, 1 माइक्रोकूलम ही आएगा क्या। तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, समीशन Q/ε0। बताओ भाई देवताओं, कर लोगे क्या, समीशन Q 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ε0 8.85 गुणा 10⁻⁻12। सॉल्व करो, रामायण को खत्म करो, मात्रक लगाओगे वोल्ट मीटर। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। हाँ, हो गया। आगे, संधारित्र किसे कहते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक। चांसेस कम है कि ये आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होती है, 4πε0 R1 R2 /R1 - R2 कर दो, या R2 - R1, डिपेंड ऑन योर डायग्राम। बस ये बड़ी त्रिज्या होनी चाहिए, छोटी त्रिज्या होनी चाहिए, यही होती है गोलीय संधारित्र की धारिता। संधारित्र किसे कहते हैं ये तो ध्यान रखो, है ना, वह युक्ति जो कि आवेश और ऊर्जा को क्या कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। 23वां, अपवर्ती दूरदर्शी का एक नामांकित किरण आरेख बनाइए। बिल्कुल आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तित दूरदर्शी, अपवर्ती कौन सी बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी की बात कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। आवर्तन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवर्तन क्षमता का व्यंजक डायरेक्ट ही लिखते हैं, ये बात ध्यान रखो, आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है, तो ज्यादा रामायण सोचना मत। परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की कोई 2 मुख्य कमियां, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्ती दूरदर्शी की कमियां ध्यान रखिए, भारी होती है, लेंसों के उपयोग के कारण भारी होती है, अतः इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव आसानी से नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इनकी स्थिति में परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता, एक मैकेनिकल मैकेनिज्म लगती है। फिर दूसरा क्या, इनके अंदर वर्ण वित्तन और गोलीय वित्तन का क्या पाया जाता है, दोष पाया जाता है। इनसे प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब जो है वह अधिक तीव्र नहीं होता, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर लेंस शक्ति किसे कहते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस शक्ति और फिर 2 पतले लेंसों के संयोजन हेतु संयुक्त लेंस का परिणामी फोकस दूरी, परिणामी शक्ति और रेखावर्धन ज्ञात करो। ठीक है, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा डायग्राम सहित।
हाइगेन के तरंग सिद्धांत की दो मान्यताओं का कथन लिखिए, ये आपको पता होनी ही चाहिए। हाइगेन के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। ये याद करो तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं तो आपको ऊपर वाले 2 सवालों में बोलूंगा। ठीक है, 2 सवाल अच्छे हैं ऑप्टिक्स के पर्पज से, वो दोनों सवाल बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और एक प्लीज ऐसा न करें कि मैंने आपको बीच में छोड़ दिया या फिर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, चांस ही नहीं बैठता। हाँ, एक दिन छोड़ करके एक दिन वीडियो आएगा या 2 दिन छोड़ करके वीडियो आएगा। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई सूचना नहीं है कि एग्जाम कब होगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस दिन एग्जाम आएगा, बच्चों हमारी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगी। मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा और लाइव क्लास में हम डिस्कस करते जाएंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ये चीजें आपको और भी ज्यादा बताएंगे कि आपने जो पढ़ रखा है वो कितना सही है। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, अपन अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, एक एक 2-2 दिन का गैप आ रहा है, क्या कर सकते हैं, जो रिविजन क्लास मैंने बताई ना बच्चों, एक भी रिविजन क्लास मत छोड़ो। रिविजन क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किए हैं वो मत छोड़ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।